हिंदुस्तान के हर कोने में जाके काम करते हैं, लेकिन उनको काम करने के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं कि लोग फूस का मकान बना कर रहते हैं और जब सैलाब आती है तो सारा कुछ तबाह हो जाता है। उनको ये अप्रैल का महीना चल रहा है, जुलाई अगस्त में यहाँ पे भीषण सैलाब आना है, ये 100% है। जुलाई अगस्त अगर हम कहें तो यहाँ पे स्थानीय विधायक और सांसद जो है वो भी एजुकेटेड लोग नहीं बनते हैं, जो आपको रोजगार के अवसर बनाने होंगे। यहाँ पर आपको एजुकेशन व्यवस्था में सुधार करना होगा। साल भर में नहीं, उनके पूरे जीवन में 2-4 बार बोलिए तो अररिया विधायक या अररिया सांसद 4 बार से ज्यादा अपनी बात को नहीं रख पाए। तो एक कामयाबी मिली कि झमटा का पुल अब बनकर रेडी हुआ है 7 साल के बाद। मुहिम था अररिया रेलवे स्टेशन रोड जी, जो आज तक नहीं बन पाया। सरकारी शौचालय की बात करें तो अररिया में एक सरकारी शौचालय जिला पदाधिकारी के कार्यालय के आसपास में है, एक शौचालय कोर्ट कैंपस में है, इसके अलावा कहीं पर नहीं। बस का कोई अस्थायी बस स्टैंड नहीं बनाया गया अभी तक। अस्पताल की स्थिति, लेडीज डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर परसों वार्ड में घुस के अश्लील हरकत करते हैं। वेंटिलेटर मशीन दिया 6, चालू नहीं हुआ आज तक, चालू नहीं। सीमांचल पूछेगा सवाल में अब मेरे साथ मेराज जी हैं, जो कि एक पेशे से पत्रकार हैं, और पत्रकार एक पत्रकार से सवाल आज इसलिए पूछ रहा है क्योंकि जरूरी है कि एक पत्रकारिता के माध्यम से आप इतने तमाम मुद्दों को उठाए होंगे, देखे होंगे, रेस्क्यू किए होंगे, स्टिंग किए होंगे, न जाने कितने काम किए होंगे, लेकिन धरातल पर जो काम हुआ है, क्या बदलाव हो, तमाम चीजों को लेकर मैं सवाल पूछूंगी क्योंकि मैं आज अररिया में मौजूद हूं और अररिया के हर एक नब्ज को टटोलने की मैं कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मैं सीमांचल के नब्ज को टटोलने के लिए राजधानी दिल्ली से आई हूँ ताकि आपको आईना दिखा सकूं कि सीमांचल वासियों के साथ क्या व्यवहार हुआ है, सरकार और सिस्टम कितना सतर्क और कितना अलर्ट मोड पर है। उन तमाम चीजों को लेकर मैं आईना दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे साथ मेराज जी है, इनका सबसे पहले न्यूज़ विन पर सर स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया सर। मेराज जी, आप ये बताएं, पत्रकारिता के माध्यम से आपने अररिया को हमेशा से कवर किया है, आपने क्या देखा? अररिया को हमने देखा है कि अररिया एक बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, तमाम धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन जो समस्या यहाँ पे है वो समस्या ये है कि हमारे यहाँ लोग बहुत मेहनतकश हैं, बहुत मेहनतकश। यहाँ के लोग हिंदुस्तान के हर कोने में जाके काम करते हैं, लेकिन उनको काम करने के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं। ऐसा क्यों? देखिए, सीमांचल का ये इलाका है सबसे पिछड़ा इलाका इसको कह सकते हैं, और क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे आखिरी छोर है, यहाँ से नेपाल शुरू होता है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कारखाना नहीं है। हर साल सैलाब हमारे लिए समस्या है। आप मान कर चलें कि हर साल सैलाब आता है और आती है तो बड़ी पैमाने पर क्षति होती है। यहाँ के लोग फूस का मकान बना कर रहते हैं और जब सैलाब आती है तो सारा कुछ तबाह हो जाता है। उनको काम करने के लिए कोई रोजगार नहीं है, काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अगर वो बाहर नहीं जाएंगे तो भूखमरी होगी। किसान जो खेती लगाते हैं, खेत लगता है, फसल तैयार होने से पहले, फसल कटाई होने से पहले सैलाब आकर फसल बर्बाद हो जाती है। मेन मुद्दा ये सब है, इन सब चीज़ों को सुधार करना चाहिए था। एसी रूम में बैठ के तो प्लानिंग बहुत सारी होती है, बिल्कुल, लेकिन धरातल पर उस प्लानिंग का असर नहीं होता। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, जुलाई अगस्त में यहाँ पे भीषण सैलाब आना है, ये 100% है जुलाई अगस्त में, क्योंकि जो हमारे पड़ोस में नेपाल है और पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में जितनी बारिश होती है वो बारिश का सारा पानी हमारे इलाके में आता है। एक डैम है, डैम के सहारे नहर में पानी छोड़ा जाता है, वो भी हमारे इलाके में आता है। तो यहाँ पे सैलाब की समस्या होती है। समस्या ये था कि इससे निजात दिलाने के लिए यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए था। यहाँ पे कल कारखाना लगाना चाहिए था ताकि यहाँ पे रोजगार मिले। यहाँ पे अभी मक्का की खेती हो रही है, लेकिन मक्का आपको बेचना होगा जाकर के पूर्णिया गुलाबबाग में, वो भी एजेंट के हाथ से। एजेंट के हाथ से। और जाने में क्या खर्च आएगा? खर्च बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात अपना ट्रैक्टर लेकर के जाइए। दूसरी बात है कि वहाँ पे लाइन लगा के 2 दिन 3 दिन इंतजार कीजिए, नुकसान है। सरकार गोडाउन क्यों नहीं बना पा रही है? एक पत्रकार होने के नाते आपने कभी सवाल पूछा? देखिए, हम लोग स्थानीय जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे लगातार इन सब मुद्दों को लेकर उठाते रहे हैं। क्या जवाब मिलता है? लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो यहाँ पे स्थानीय विधायक और सांसद जो है वो भी एजुकेटेड लोग नहीं बनते हैं। जो बनते हैं बस वो वर्चस्व पे बनते हैं या फिर धर्म और जाति के नाम पे बनते हैं। उनका इन सब चीज़ों से कोई सरोकार नहीं होता। हमारे सांसद विधायक के जहन में बस यही बात बैठा हुआ है कि पुल पुलिया और सड़क का निर्माण कर देना क्षेत्र का विकास है। लेकिन क्षेत्र का विकास ये नहीं, ये तो पुल पुलिया की सहूलत है। क्षेत्र के विकास के लिए आपको रोजगार के अवसर बनाने होंगे। यहाँ पर आपको एजुकेशन व्यवस्था में सुधार करना होगा। यहाँ पे जो लोग पलायन कर रहे हैं उस पर रोक लगाने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन इन सब मुद्दों पर हमारे कोई भी नेता काम नहीं कर रहा है।
कोई नेता काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कोई नहीं। सबसे आपने सवाल पूछा होगा जब लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। जो वर्तमान में सांसद है हमने उनसे भी पूछा, जो पूर्व सांसद है उनसे भी पूछा, जो विधायक है भी उनसे भी पूछा, जो विधायक प्रत्याशी होते हैं उनसे भी हम लोगों ने पूछा। क्या जवाब मिलता है उनसे? क्या जवाब मिलता है? उनका गोल मटोल जवाब ये होता है, घुमा फिरा करके वो अपनी बात को बोल कर निकल जाते हैं कि हाँ हम सरकार में आएंगे तो करेंगे। जब वो सरकार से बाहर होते हैं तो कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो करेंगे। जब वो सरकार में आते हैं तो कहते हैं कि अभी तो हमारी केंद्र में या राज्य में सरकार नहीं है। जब सरकार होती है तो कहते हैं कि हम लोग बात को बढ़ाया है, बहुत जल्द होगा, लेकिन हो कुछ नहीं। तो आपने कभी सवाल पूछा कि केंद्र में आपकी सरकार नहीं है, राज्य में आपकी सरकार है, तो आपने राज्य के लिए क्या किया? आप 29 राज्यों में नहीं जाए, एक राज्य जहां पर आप वर्चस्व आपका है, आपने उसके लिए क्या किया? उनके पास कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं होता। कोई जवाब नहीं होता। क्या आपको कभी लगता है कि उस सदन में जाकर के सवाल पूछते होंगे? ये तो अररिया की दुर्भाग्य है। अभी सोशल मीडिया का जमाना, आप उठाकर देखिएगा, पूरे न्यूज चैनल में या फिर डिबेट में आपको 2 या 3 बार अररिया के सांसद दिखेंगे बात रखते हुए, और 1 या 2 बार अररिया के विधायक दिखेंगे। साल भर में 2-4 बार? बस साल भर में नहीं, उनके पूरे जीवन में 2-4 बार बोलिए तो अररिया विधायक या अररिया सांसद 4 बार से ज्यादा अपनी बात को नहीं रख पाए हैं। क्यों मीडिया के सहारे अपनी बात क्यों नहीं रखते? क्या वजह हो सकती है? मीडिया को वो सरकार की कठपुतली समझते हैं, मीडिया के सामने अपनी बात नहीं रखते। अगर मीडिया वाले, हम लोग मीडिया के थ्रू जाकर उनसे सवाल पूछते हैं तो उसको नेगेटिव वर्जन में लेते हैं कि ये बार बार सवाल पूछ करके मतलब हमारा छवि खराब करना चाहता है क्षेत्र में। लेकिन हम लोग जो प्रशासन से या फिर हम लोग जो नेताओं से सवाल पूछते हैं, वो जनता का जो सवाल होता है वो सवाल उनसे पूछते हैं। जनता को जवाब देना चाहिए नेताओं को, बिल्कुल जवाब देना। लेकिन उसको देना वाजिब नहीं समझते हैं लोग। अच्छा, यहाँ पर पत्रकारिता करते हुए आपको क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब आप सवाल पूछते हैं किसी से? देखिए, जब हम लोगों का पत्रकार अगर आप हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं, जनता का जो सवाल है वो आपको पूछना होगा, चाहे पदाधिकारी हो, अधिकारी हो या फिर नेता हो जी। लेकिन जैसे ही आप सवाल पूछेंगे, आप पर दूसरी तरफ से अटैक किया जाएगा कि ये मतलब सवाल पूछ रहा है, इसको कोई रास्ता लगाओ। इस तरह की स्थिति होती है यहाँ पे। ये कभी आपके साथ हुआ? बिल्कुल हुआ। हमने बिजली विभाग में एक भ्रष्टाचार था, उस पर मैंने खबर बनाया जी कि बिजली विभाग में भ्रष्टाचार है। उसका आप ये कहेंगे कि अभी 7 साल से मैं केस लड़ रहा हूँ। उसमें मुझ पर SC/ST एक्ट लगा केस कर दिया गया कि मैंने कार्यालय में घुसकर अभद्र व्यवहार किया पदाधिकारी के साथ और जाति सूचक शब्द का, जबकि ऐसा कुछ कहा नहीं था। हमने खबर बनाई थी। जी जी, खबर बनाई, उस पर केस किया गया और अभी तक केस चल रहा है कोर्ट में। तो जो पत्रकार, क्षेत्रीय पत्रकार होते हैं, जब वो इन मुद्दों को उठाते हैं तो उनको दबाने की कोशिश की जाती है, जो हम लोगों के साथ भी हुआ है। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की, लगातार इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। यहाँ से हो, अररिया हो, जोकीहाट हो, किशनगंज हो, जहाँ तक भी हो, हम लोग सवाल पूछते रहे। अभी सिकटी का एक मामला आपको बताएंगे। नूना नदी वहाँ पे अचानक सैलाब आई और नूना नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। सिकटी के लगभग 7-8 गाँव में पानी भर गया राताराती जी। जो शहरी इलाका था, ग्रामीण इलाका था, जो फसल जहाँ उगता था, वहाँ 2 से 3 फीट मिट्टी जमा हो गया। हम लोगों ने लगातार उस पर सवाल पूछा। अब लगभग 3 साल के बाद वहाँ पे उस जो कटान हुआ था एक रात में, 3 साल के बाद उसको मरम्मती का काम शुरू हुआ। 3 साल के बाद हुआ? 3 साल के बाद। जबकि अररिया से विधायक प्रदीप कुमार सिंह, वहाँ अररिया से सांसद प्रदीप कुमार सिंह भाजपा के, वहाँ के विधायक भाजपा से, वहाँ के विधायक भाजपा से हैं। इसके बावजूद काम नहीं हो पाया। 3 साल के बाद काम हुआ। जब आप सरकार सिस्टम से अररिया के अंदर क्षेत्रीय पत्रकारिता करते हुए सवाल पूछते तो कई परेशानी आपको आती है? बिल्कुल हमेशा क्या कोई समाधान, कोई जवाब मिला अब तक किसी प्रतिनिधि से, किसी सांसद से, किसी विधायक से? हम लोगों ने 2 मुहिम चलाई थी। एक मुहिम चलाया था कि अररिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक झमटा गाँव है जहाँ 25,000 की आबादी है और बिल्कुल मुस्लिम आबादी है। वहाँ पे एक पुल की जरूरत थी। हम लोग पिछले 7 साल से लगातार मुहिम चलाए तो एक कामयाबी मिली कि झमटा का पुल अब बनकर रेडी हुआ है 7 साल के बाद। 7 साल लगे बनने? 7 साल लगे बनने। 7 साल से हम लोगों ने लगातार सवाल पूछा, जो यहाँ स्थानीय विधायक थे, सांसद थे या फिर जो प्रत्याशी थे, यहाँ तक कि जो सरकार के लोग आए, मंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, उनसे भी हम लोगों ने सवाल पूछा झमटा पुल के बारे में। अब पुल बना है 7 साल के बाद। दूसरा हम लोगों का मुहिम था अररिया रेलवे स्टेशन रोड जी, जो आज तक नहीं बन पाया। कितने साल हो गए वादा करते हुए? देखिए, हमने पत्रकारिता जब से ज्वाइन किया तब से सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो स्थिति मैंने जब से जन्म लिया है तब से है। आज अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना हो जी तो आप कहेंगे कि नहीं, रेलवे स्टेशन नहीं जाके कहीं से और स्टेशन चला जाए, क्योंकि यहाँ पे जाने की व्यवस्था नहीं है। जबकि सिर्फ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का रोड है, वो 10 साल से बना नहीं है। थोड़ी दिन पहले, 3 साल पहले मुख्यमंत्री जी आए थे किसी प्रोग्राम के शिलान्यास में, तो राताराती उसको पिचिंग कर दिया गया, ऊपर से मेकअप तो कर दिया गया। अच्छा, रातों रात मेकअप कर दिया गया, पिचिंग कर दी गई। लेकिन वो पिचिंग सिर्फ ऊपर से किया गया था, जिस वजह से 10 दिन के अंदर पिचिंग खत्म हो गया। अच्छा, वो कोई तस्वीर है आपके पास उस टाइप की जब ये सब हुआ था?
टूटी हुई की तो तस्वीर बहुत सारी हम लोगों के पास से, और रातों रात जो वो मेकअप किया गया था उसका, उसकी तस्वीर होंगी मोबाइल में, देखना होगा। आप जरूर दीजिएगा। और क्या कुछ सवाल, क्या कुछ अहम मुद्दे हैं अररिया को लेकर? देखिए, अररिया में बड़े पैमाने पे बदलाव की जरूरत है। यहाँ पे जो सांसद हो, विधायक हो, पदाधिकारी हो, उनको यहाँ के विकास को अहम मुद्दा मान करके चलना होगा। अभी नगर का जो स्थिति है, नगर में पानी निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। नाला बनाया जाता है हर साल, जब भी वार्ड पार्षद जीत कर आते हैं नाला बनाते हैं, लेकिन नाला बना देते हैं, नाला का पानी इधर से उधर जाएगा या उधर से इधर आएगा उससे उनको मतलब नहीं है, लेवल कुछ नहीं देखते हैं। शौचालय की, अगर सरकारी शौचालय की बात करें तो अररिया में एक सरकारी शौचालय जिला पदाधिकारी के कार्यालय के आसपास में है, और कहीं नहीं है। एक शौचालय कोर्ट कैंपस में है, इसके अलावा कहीं पर नहीं। अररिया के अंदर शौचालय नहीं है। बस स्टैंड कितने हैं? बस स्टैंड अररिया शहर में एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। जो बसें मिलती हैं यहाँ पे, हिंदुस्तान के हर कोने में जाने के लिए बस मिलेंगी, चाहे आप बंगाल जाना चाहें, चाहे आप लुधियाना जाना चाहें, बंबई जाना चाहें, दिल्ली जाना चाहें, पटना जाना चाहें, बस मिलेंगे। वो बस हाईवे से मिलेंगे, रोड पर मिलेंगे, सड़क पर मिलेंगे। वो कभी भी हादसे का शिकार हो सकती है। लेकिन बस का कोई अस्थायी बस स्टैंड नहीं बनाया गया अभी तक। क्या ये मांग किसी ने की, किसी से? लगातार मांग हम लोगों ने किया। विधायक सांसद से हम लोगों ने लगातार मांग किया। जो नगर परिषद अध्यक्ष थे इससे पहले, रितेश राय, उनसे हम लोगों ने लगातार मांग किया कि भाई आप नगर परिषद अध्यक्ष हैं और आपके अंदर ये आता है, बस स्टैंड बनवाइए। हाँ, तो उन्होंने भी बहुत सारी कोशिश की, उन्होंने प्रोजेक्ट बना करके सरकार तक पहुंचाया, लेकिन भ्रष्टाचार हावी है इन मुद्दों पर। क्यों? अगर आपको बस स्टैंड चाहिए तो आपको करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार के तहत आपको देना होगा, तभी बस स्टैंड आपको मिलेगा। और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है उनका कहना है कि हम इतना पैसा क्यों देंगे, जब हम जनता के सरोकार के लिए काम कर रहे हैं तो हम भ्रष्टाचार में पैसा क्यों देंगे। उन्होंने पैसा नहीं दिया, काम नहीं होगा। तो इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को कभी उजागर किया गया, कभी जवाब पूछा गया, कभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से सवाल पूछा गया? कई बार जो नगर परिषद अध्यक्ष थे रितेश राय, उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक इस बात को पहुंचाया कि भाई अररिया जिला की ये व्यवस्था है और बस स्टैंड होना चाहिए। इसकी फाइल सचिवालय में पड़ी हुई है, धूल चाट रही है, एक सिग्नेचर होना है, पास करके इसको भेजना है और यहाँ पे काम शुरू होगा। लेकिन हुआ नहीं आज तक नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या कुछ है? स्थिति बहुत खराब है यहाँ पे, दयनीय है, बहुत दयनीय स्थिति है। शहर का मुख्य चौराहा चांदनी चौक है। चांदनी चौक है, बिल्कुल चांदनी चौक चौराहा है। उस चौराहे के आसपास में कहीं पर भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आप जब गुजरेंगे वहां से तो चांदनी चौक से सदर अस्पताल की दूरी सिर्फ आधा किलोमीटर है। ठीक है। और इस आधा किलोमीटर को दूरी पार करने में आपको 30 से 35 मिनट लगेगा। जाम की समस्या बनी रहती है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जितने लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं अपनी बाइक या 4 व्हीलर से आते हैं, वो सड़क पर पार्क करके चले जाते हैं। सारा दिन जाम लगा रहता है। 2 मिनट की दूरी पर थाना है, पुलिस रहती है, लेकिन उनको इन सब समस्याओं से का समाधान नहीं होने के पास कोई समाधान नहीं। जब नए पदाधिकारी आते हैं तो वो जो उसमें 2 दिन 3 दिन मेहनत करते हैं कि जाम को छुड़ाया जाए, लेकिन फिर स्थिति वही है। जबकि वो रोड इतना बिजी रोड है। आप चांदनी चौक से ही डीएम ऑफिस जाइएगा, चांदनी चौक से ही एसडीओ कोर्ट जाइएगा, चांदनी चौक से ही आप कोर्ट जाइएगा, चांदनी चौक से ही डाकघर जाइएगा, सारा जो ऑफिस है वही है। अब अगर कोई पदाधिकारी को ड्यूटी ऑफिस जाना है 9:30 बजे जी, अगर घर से निकलने लेट हो गई तो वो कार्यालय नहीं पहुंच पाएंगे समय से। लेकिन इसके बावजूद जाम की समस्या खत्म नहीं हो रही है। अस्पताल की क्या परिस्थिति है यहाँ पर? सदर अस्पताल की स्थिति अभी 1-8 महीना में कुछ सुधरा है। इससे पहले की स्थिति यह है और अभी भी यह स्थिति है कि लेडीज डॉक्टर नहीं है। जो एएनएम नर्स हैं वो डिलीवरी वार्ड में रहती हैं और डिलीवरी करवाती हैं, लेकिन वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। यहाँ पर प्रतिदिन कम से कम 150 महिलाएं भर्ती होती हैं जिनका डिलीवरी होता है। ऑपरेशन वगैरह कितने का होता है? ऑपरेशन एक दिन में 3 से 4 ही हो पाता है, क्योंकि एक ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद, जो ऑपरेशन करते हैं और 3 से 4 ऑपरेशन होता है, इससे अधिक ऑपरेशन नहीं हो पाता। कभी आप जितेंद्र प्रसाद से मिले, उनसे कभी बात हुई कि क्या परेशानियां आती हैं, इतने पेशेंट आते हैं और डॉक्टर आप अकेला क्यों हैं? देखिए, उनसे हम लोगों ने कई बार सवाल किया, उनसे सवाल किया, जो सीएस है उनसे सवाल किया। उनका कहना है कि हमारे पास एक ही हैंड है, जो हैंड है उसी को लेकर चलना है, नए डॉक्टर हमारे पास नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, अभी इससे पहले हम लोगों ने एक खबर चलाई थी कि अररिया सदर अस्पताल में महिला डॉक्टर नहीं है, तो महिला डॉक्टर को भेजा गया बिहार सरकार के थ्रू। जब हम लोग को खबर चली तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री तक पहुंचा हो खबर, तो महिला डॉक्टर अस्पताल में भेजा गया। हम लोग ने उनकी खबर चलाई, उनकी काफी हम लोगों ने सराहना की कि आप आए हैं तो महिलाओं के लिए कुछ सम्मान होगा, महिलाओं की जो ट्रीटमेंट है वो ढंग से हो पाएगा। लेकिन सिर्फ 3 दिन में रिजाइन करके चली गई वो। क्या परिस्थिति क्या है उनके सदर अस्पताल में? कभी जानने की कोशिश की? हम लोगों ने जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यहाँ का माहौल इस तरह नहीं है कि एक महिला सुरक्षित होकर के अपनी ड्यूटी कर सके।
महिला डॉक्टर अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं है? नहीं, सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्या हुआ? अभी देखिए अभी नर्सिंग वार्ड की एएनएम, ठीक है, उन्होंने आरोप लगाया एक डॉक्टर पे कि डॉक्टर प्रसव वार्ड में घुस के अश्लील हरकत करते हैं मरीज के साथ और अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं एएनएम के साथ। ओह बड़े पैमाने पर अररिया जिला पदाधिकारी महिला है अभी इनायत खान, जी। उन तक बात पहुंची जी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ, लिपापोती होकर आ गया। क्यों नहीं कार्रवाई हुई? लिपापोती हो गया। अब से शिकायत किस नर्स ने की थी? शिकायत जिस नर्स ने की उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। उनको परेशान किया जाता है कि नौकरी से आपको हाथ धोना पड़ेगा, और इसी वजह से महिला डॉक्टर नहीं आना पसंद बिल्कुल करती हैं। बिल्कुल इसी वजह से नहीं। जब आप समझ सकते हैं कि महिला एएनएम के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है वहां पे अस्पताल में, ठीक है। और हमने खबर बनाया था, महिला एएनएम रो रही थी कि हमारे से इस तरह का व्यवहार किया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में कितने स्ट्रेचर हैं, कितने एम्बुलेंस हैं, क्या है? देखिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी ठीक ठाक है, क्योंकि पहले 9 प्रखंड में 9 एम्बुलेंस माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह के द्वारा दिया गया था, उसमें कुछ खराब हुए हैं, फिर कुछ नया एम्बुलेंस आया। एम्बुलेंस की व्यवस्था भी ठीक ठाक है, स्ट्रेचर भी ठीक ठाक है, लेकिन है क्या कि डॉक्टर भी अभी हैं जी, लेकिन व्यवस्था इस तरह की नहीं है। अस्पताल में आपको इलाज वही होगा, अगर कोई एक्सीडेंट पेशेंट आया है तो उसको डेंटिंग बेंडिंग करना है, एक टाँका लगाना और रेफर करना है, सिर्फ रेफर। क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जो वहां पर नहीं है? देखिए कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने यहाँ पे वेंटिलेटर मशीन दिया 6, चालू नहीं हुआ आज तक। चालू नहीं हुआ अभी तक? बिल्कुल नहीं हुआ। वो कहाँ रखा है? एक रूम बना करके वेंटिलेटर रूम बनाया गया, तुम्हारा दिया गया। हम लोगों ने कई बार खबर चलाया कि अररिया सदर अस्पताल में वेंटिलेटर को चालू किया जाए। हाँ। हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि हाँ हमने ट्रेनिंग के लिए भेजा है स्टाफ को, स्टाफ ट्रेंड होकर आएंगे तो चालू किया जाएगा, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। एक बार बीच में मालूम ये हुआ कि वेंटिलेटर को वापस भेजा जा रहा है। क्यों? 6 वेंटिलेटर, क्योंकि यहाँ उनको चलाने के लिए एक्सपर्ट नहीं थे, भेजा जाता। हम लोगों ने फिर खबर चलाई कि क्या जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया वेंटिलेटर अररिया से वापस चला जाएगा। हम लोगों के खबर चलाने पर वेंटिलेटर रुक गया, लेकिन सिर्फ कबाड़ है, वो रखा हुआ है एक रूम में बंद करके, आज तक चालू नहीं हुआ। वो 2020 में आया था, 3 साल हो गए। और आपने क्या देखा? स्थिति खराब है बहुत। यहाँ पे सदर अस्पताल में आपको अल्ट्रासाउंड नहीं मिलेगा, एक्सरे और अभी सिटी स्कैन प्राइवेट स्थिति में चल रही है, तो वो ठीक है, वहाँ जहाँ पे कुछ पैसे लगते हैं और हो जा रहा है। लेकिन जिस तरह से इलाज होना चाहिए, एक एक्सीडेंट पेशेंट जो आता है तो सरकार कहती है कि जो एक्सीडेंट पेशेंट आए तो उसका जिस तरह भी इलाज हो किया जाए। और मेरे ख्याल से हम लोगों ने देखा था नियम के 10,000 रुपये तक अगर खर्च हो तो जिला अस्पताल प्रशासन उसको खर्च करके उसका इलाज करा सकती है। लेकिन यहाँ पे इलाज क्या होता है? कुछ नहीं, बस आया, टाका लगाया और पट्टी हुआ, पेशेंट ज़्यादा गड़बड़ हुआ उसको रेफर कर। यहाँ फर्जी मेडिकल माफिया बहुत ज्यादा एक्टिव है। बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? 90% जितने भी नर्सिंग होम है वो फर्जी है। वहाँ पे नर्स और कंप्यूटर ऑपरेशन करते हैं। हाँ? डॉक्टर नहीं, नर्स और कंप्यूटर ऑपरेशन करते हैं। सिजेरियन जो ऑपरेशन होता है, सदर अस्पताल से मरीज को उन नर्सिंग होम तक पहुंचाया जाता है और वहां पर जो कंप्यूटर है वो ऑपरेशन करते हैं। 1-2 डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं कि डॉक्टर नहीं, 1-2 डॉक्टर हैं जो मतलब एक्सपर्ट हैं और ऑपरेशन करते हैं। बाकी कुछ डॉक्टर तो ऐसे हैं जो डिग्री लेकर के आए हैं आयुष का और ऑपरेशन कर रहे हैं। वो ऐसी हालत है। आयुष की डिग्री लेकर के आए हैं और आयुष मेडिकल ऑफिसर हैं यहाँ अररिया में या नहीं है? कागज पे तो हैं, कागज पर हैं, जमीन पे नहीं है। अच्छा, ये फॉर्च्यून की दुकान में मेडिसिन बेची जाती है, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए यहाँ पे झोला छाप डॉक्टर आपने सुना होगा। हाँ, सुना है। तो वो जो फॉर्च्यून की दुकान में दवाइयाँ बेची जा रही हैं, असल में लोगों का इलाज वही लोग कर रहे हैं। झोला छाप, बिल्कुल, असल में वही इलाज कर रहे हैं डॉक्टर। असल में अगर जान बचाने की कोई इंतजाम कर रहे हैं वही कर रहे हैं। आपको सर्दी खांसी बुखार है वो इलाज करके ठीक कर देंगे। अगर आप अस्पताल आइएगा तो अस्पताल आने में आपको जो व्यवस्था होगी वो आते आते आप बीमार हो जाइएगा। सड़कें सही नहीं है यहाँ पे। अभी यहाँ से 10 किलोमीटर है झमटा महसाकोल, आपको 10 किलोमीटर जाने में कम से कम 35 मिनट लगेगा। 35 मिनट सड़क की स्थिति है। तो जब 35 मिनट में वो अररिया पहुंचेंगे और उनका पूरा बॉडी हिल चुका होगा तो वो किसी भी झोला छाप डॉक्टर से दवाई लेकर के अपना इलाज करा लेंगे। बिल्कुल। जब ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं लोग तब अस्पताल का रुख करते हैं। हमने देखा है हर पंचायत में एक छोटा सा अस्पताल बनाया गया था नीतीश कुमार के द्वारा, स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ तो है बिल्डिंग, लेकिन कभी डॉक्टर नहीं गए वहाँ पे, कभी डॉक्टर नहीं पहुंचे। सरकारी स्कूल की क्या हालत है? आपने खबर को कवर किया कहीं कहीं, बताएं कुछ स्टोरी। सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है ना जी, सबसे पहले आपको हम एक चीज बताएंगे, सरकारी स्कूल में कौन बच्चे पढ़ने जाते हैं? कौन पढ़ता है?
जिन बच्चे के गार्जियन अपने बच्चों के प्रति एक्टिव नहीं है, सिंसियर नहीं है, वही बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं। अगर गार्जियन अपने बच्चे के प्रति थोड़ा सा भी सिंसियर होते हैं तो वो सबसे पहले उनको ले आके किसी प्राइवेट स्कूल में भर्ती करा देते हैं। सरकारी स्कूल में वही बच्चे भरते हैं जिनके गार्जियन बच्चों को पढ़ाने के प्रति एक्टिव नहीं है, और ऐसे बच्चे सरकारी स्कूल में सिर्फ एडमिशन होता है, वो कभी क्लास करने नहीं जाते हैं। टीचर होती? हाँ, टीचर होते हैं। पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, हमने क्या कहा कि जो गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं। जो पढ़ाना नहीं चाहते हैं वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा क्या करेगा, रहेगा घर में, काम करेगा, मजदूरी करके कमाना है, वो सरकारी स्कूल नाम लिखा देते हैं। सरकारी स्कूल की व्यवस्था यह है कि आओ या नहीं आओ, मिड डे मील खाओ नहीं खाओ, हाजिरी बनेगी और आपको डिग्री मिलेगा, ये सर्टिफिकेट रिजल्ट लीजिए, घर जाइए। और आपने और क्या कुछ देखा? देखिए, यहाँ पे काम करने वाले पदाधिकारी और काम करने वाले नेताओं की जो आवश्यकता है यहाँ पे, अहम बात है। जो तन मन धन, और देखिए धन तो सरकार देती है, धन अपना नहीं लगाना है, तन मन से उनको काम करने के प्रति जागरूक रहना होगा। हमारी अभी डीएम साहब आई थी ना, इनायत खान से, तो लोगों में एक जोश था कि डीएम साहब बहुत एक्टिव हैं, बहुत काम करने वाली हैं, और हो सकता है कि उनके आने का क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र की समस्या में सुधार हो। लेकिन जो स्थिति आप देखेंगे ना, तो शायद वो भी यहाँ आने के बाद यहाँ के रंग में ढल गई। ऐसा क्यों? 2-4 दिन उन्होंने स्कूल का दौरा किया, कई 2-3 महीने तक उन्होंने एक्टिव रहे, लेकिन धीरे धीरे फिर यहाँ के माहौल में ढलती चली गई। यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि जो आते हैं यहाँ के माहौल में बंद कर जाते हैं। हम लोग जब खबर बनाने गए थे, एक खबर बनाने गए थे हम जी। सिक्टी में एक SC/ST जाति के एक व्यक्ति मिले हम लोगों को। उनका कहना हुआ कि देखिए, हम लोग अगर दारू थोड़ा सा भी पी लें ना, उनका ये बयान था कि अगर दारू थोड़ा सा भी पी लेना तो पुलिस आएगी, डंडा मारते हुए लेके चली जाएगी, लेकिन जो दारू बेच रहा है ना उसको पुलिस बैठा करके अपने साथ में रखती है। अच्छा, बिहार नशा मुक्त है। अररिया में आपका रिजल्ट क्या है? जब आप चाहिए होम डिलीवरी आपको मिल जाएगी। किस ब्रांड का चाहिए वो बताइए, आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। ये फैसिलिटी है? फैसिलिटी है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो अभी कहा है कि शराब पी करके मरिए आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे। उन्होंने तो घोषणा कर दिया कि शराब पीजिए और मरिए, तो उनको भी पता है कि शराब मिल रहा है। तो फिर ये नशा मुक्त बिहार करने की देखिए अभी जो स्थिति ये बनी हुई है ना, कि जितने भी पदाधिकारी प्रशासन है वो सब शराब के पीछे लगे हुए हैं और शराब पकड़ने में लगे हुए हैं। शराब माफिया को नहीं पकड़ रहे हैं, शराब पकड़ने में लगे हुए हैं। जब शराब माफिया का यहाँ पे समस्या सफाया होगा ना, तभी शराब पे रोक लगे, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि इसमें बड़े पैमाने के लोग शामिल हैं। माफिया को खत्म नहीं किया जा सकता। खत्म नहीं किया जा सकता। और क्या देखा आपने? स्वास्थ्य देखा, शिक्षा देख लिया आपने, सारी चीजें। और क्या देखा बिहार अररिया में? हम लोगों ने कई खबरें बनाई हैं, और जैसे अररिया के जोकीहाट में एक अजगरा पुल है। तस्लीमुद्दीन साहब जब 2014 में चुनाव जीत करके आए थे जी, तो उन्होंने शिलान्यास किया था अजगरा पुल का, और इस तरह का उन्होंने 4-5 पुल का शिलान्यास किया। करोड़ों रुपए का बजट था उस पुल का। पुल बना लेकिन चालू आज तक नहीं हुआ। आज तक चालू नहीं हुआ? 2014 से आज तक चालू नहीं हुआ है पुल। वो कौन सा पुल? आधा अजगरा में है एक पुल जोकीहाट के उदा में है। हाँ। एक पुल और कुशियार गांव के पास है। लगभग 3-4 पुल ऐसा है जो तस्लीमुद्दीन साहब ने शिलान्यास किया। क्योंकि देखिए, तस्लीमुद्दीन साहब यहाँ पे जो थे ना, उनको सीमांचल गांधी ऐसे नहीं कहा जाता। उनके जहन में हर वक्त चलता था कि हमको जिस सड़क से वो गुजरते थे ना, तो उस सड़क का नाम लिख लेते थे कि सड़क में ये समस्या है और इस विभाग को लिखो, इसको सुधार किया जाए। कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ उनके बाद? उसके बाद कोई नेता। आज भी अगर अररिया में कोई सड़क बन रहा है, चाहे वो अररिया बस 0 माइल से गलगलिया हो 4 लाइन, या फिर छोटी छोटी सड़कें, वो तस्लीमुद्दीन साहब जो लिख करके गए हैं वही सड़क बन रहा है। और आने वाले 10 साल तक जितना भी पुल पुलिया सड़क बनेगा, ये तस्लीमुद्दीन साहब जिनको लिखा है वही बनेगा। उसके बाद जो नेता बने वो आज तक नहीं कर रहे हैं। तस्लीमुद्दीन साहब के द्वारा मांग किए गए सड़क पुलिया और का शिलान्यास तो कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है उनके। देखिए, सीमांचल गांधी को ऐसे सीमांचल गांधी नहीं कर रहे हैं तस्लीमुद्दीन साहब को। उनका जहन आगे चलता था 10 साल आगे कि 10 साल बाद यहाँ पे क्या होगा। उन्होंने कई ऐसे जगह पुल पुलिया का मांग करके रखा था। जब 2017 के बाद हम लोग खबर बना रहे थे तो पता ये चला कि बिहार में जितनी पुल पुलिया पास हुई उसमें आधा पुल पुलिया सिर्फ अररिया जिला को मिला। 38 जिला में जितना पुल पुलिया पास हुआ बिहार में, उसमें आधा 50% पुल पुलिया सिर्फ अररिया जिला को मिला था। उसका वजह क्या था? तस्लीमुद्दीन साहब लगातार लिखते रहे थे
कि अजगरा में हमको पुल चाहिए, हमको त्रिशूलिया घाट पे पुल चाहिए, हमको रामपुर में पुल चाहिए, हमको उदा में पुल चाहिए, ये लगातार वो लिखते रहे थे। इसको जो विभाग है उसका देन है कि आज बन रहा है और लगातार पुल बन रहा है। तो अभी सांसद प्रदीप कुमार सिंह लगातार शिलान्यास करते रहे हैं। अभी मैं बताऊं कि 2021 के आसपास तस्लीमुद्दीन के द्वारा जो जिन पुल पुलिया और सड़क का मांग किया गया था, और माननीय सांसद जो अभी प्रदीप कुमार सिंह है, वो लगातार 1 महीने तक सिर्फ शिलान्यास ही कर रहे थे। कंप्लीट हुआ कि नहीं? काम चल रहा है, काम चल रहा है सब में, काम चल लेकिन वो पुल जो आपको हमने बताया जो अजगरा और उदा हाट वगैरह में है, ये आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये तस्लीमुद्दीन साहब के जमाने में शुरू हुआ था और जो ठेकेदार को दिया गया, ठेकेदार ने काम अधूरा करके छोड़ के वहां से फरार हो गए। अच्छा, क्राइम के नजरिए से अररिया कैसा है? क्राइम की नजर से क्रिमिनल के लिए बहुत अच्छा जगह है। क्राइम कीजिए और चुपचाप से घर में जाके बैठ जाइए, आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है। पुलिस नहीं आएगी, अरेस्ट नहीं होगा, अरेस्टिंग नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए पुलिस को काम करने के लिए हो सकता है कि आपकी खबर देखने का हम पे भी कार्रवाई हो जाए। पुलिस को काम करने के लिए पुलिस को एक्टिव रहना होगा, बिल्कुल रहना होगा। और यहाँ पे पुलिस इनएक्टिव है। अगर आपका एक मोबाइल चोरी हो गया है ना, आप कंप्लेन करने जाइए, थाना में कंप्लेन नहीं लिखा जाएगा। क्यों? बस व्यवस्था है। क्योंकि देखिए अगर ऑफलाइन हो जाएंगे आप, तो वहां कहा यह जाता है कि हम जितना केस दर्ज करेंगे तो हमारे कार्यकाल में उतना क्राइम का एंट्री होगा। केस दर्ज होगा ही नहीं तो क्राइम एंट्री नहीं होगा। एक बच्चा 2 साल पहले ईद में माँ बाप के साथ आ रहा था, हाँ। और लखनऊ स्टेशन के आसपास वो बच्चा छूट गया। बच्चा थोड़ा दिमाग से कमजोर था जी, छूट गया वो। उसके बाप और भाई अररिया चले आए। अररिया आने के बाद लगातार थाना दौड़ते रहे कि हमारा कंप्लेन ले लीजिए। थाना ने कहा कि नहीं, जहां बच्चा खोया वहां कंप्लेन कीजिए। अररिया में नहीं लिया गया, नहीं लिया गया कंप्लेन, जबकि व्यवस्था ये होना चाहिए था। ठीक है, आप केस दर्ज नहीं कीजिएगा कि यहाँ से गुम नहीं हुआ, उनका क्राइम स्थल घटना स्थल वहां का लखनऊ का है। आप एक सनहा तो दर्ज कीजिएगा कि एक बच्चा यहाँ से लापता है, और उस बच्चे के प्रति अगर कहीं से कोई सूचना आती है तो हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ उसके बाप ने ये आवेदन हमको दिया था। यानी यहाँ की जो प्रशासन है, पुलिस है, जो वो रजिस्टर को प्लेन रखना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि इसमें लिखा हुआ न रहे, यहाँ पे एंट्री ना हो कि क्राइम इतना ज्यादा हो रहा है। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, हाँ। तो आपसे 10 सवाल किया जाएगा। कैसे गाड़ी लगाए थे, हाँ। गाड़ी का इंश्योरेंस था कि नहीं, गाड़ी कहाँ लगाए थे, चाबी कहाँ था, कैसे चोरी हो जाएगा, तुम ही चोरी करवाए होगे। आखिर में जिनकी गाड़ी चोरी होती है वो चुपचाप घर जाके बैठ जाता है। ये सवाल चोर से करना चाहिए, क्रिमिनल से करना चाहिए, ये तो सवाल उन्हीं से जिनकी किया चोरी होती है गाड़ी से। और आपको हम बता दें, अररिया जिला ऐसा जिला है जी, किसी भी थाना में बिना पैसे के केस दर्ज नहीं होता। ऐसा क्यों? कोई भी थाना आप चले जाइए, जिला का कोई भी थाना चले जाइए, ये बात जो थाना के अधिकारी हैं वो कहते हैं कि पैसा ये बड़े अधिकारी तक जाता है। अभी कहाँ तक जाता है ये हम कंफर्म नहीं है। FIR करने के लिए जाना है तो पैसे लेकर जाना होगा। हाँ बिल्कुल, अगर आप कितने पैसे लगते हैं? अगर आपके हैसियत के अनुसार, अगर आपको देख करके पैसे लिए जाते हैं? देख करके आप अगर बुरे स्थिति में है तो 2000 भी चलेगा, आप अच्छे स्थिति में 25,000 रुपये भी चलेगा। केस करने के लिए बिना पैसे के केस नहीं होगा आपको। पहले लोग कहते थे ना कि उनके साथ कोई समस्या होती थी ना, अगर इस कोर्ट में देख लेंगे। अब कोर्ट गरीबों के लिए नहीं रहा, क्योंकि केस ही दर्ज नहीं होगा तो गरीब कहाँ जाएंगे। कोर्ट की क्या परिस्थिति है यहाँ? कुछ नहीं कहा जाता, कोर्ट पर टिप्पणी नहीं कर सकते। स्थिति भ्रष्ट है। आपने जो काम क्षेत्रीय इसमें किया है उसमें ये सारी चीजें उजागर हुई बिल्कुल हैं। उजागर हुई ये सारी चीजें आपके नजरों के सामने हैं। हम लोगों की नजरों के सामने ये सारी चीज गुजरी हैं, और हम लोग अब थक चुके हैं क्योंकि व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा। कुछ भी, कोई सुधार नहीं है, कुछ सुधार नहीं। स्थिति दयनीय है यहाँ पे बदलाव की आवश्यकता है। पदाधिकारी जो आए वो सेंसिटिव आए, वो काम करने के प्रति जागरूक हों। हमारे विधायक सांसद जो वो जनता के प्रति जागरूक हो, जनता के प्रति उनको प्यार हो, मोहब्बत हो, जनता के प्रति लगनशील हो, तभी यहाँ पे व्यवस्था बदलेगा, ऐसे नहीं बदलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जब वोट का समय आता है तो वोट राजनीति जातिवाद धर्म के नाम पे होता है। हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। गंगा जमनी तहजीब कब दिखता है? जब रामनवमी का जुलूस निकलता है ना, तो सद्भावना मंच वाले शरबत लेकर खड़े रहते हैं कि रामनवमी जुलूस में जो लोग हैं उनको शरबत पिलाया जाए, उनको पानी पिलाया जाए। जब दुर्गा पूजा में भसान के लिए मूर्ति निकलती है, प्रतिमा निकलता है, तो सद्भावना मंच वाले खड़े रहते हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की समस्या ना हो, वो रास्ते से गुजरे, उनको पानी पिलाया जाए, उनको शरबत पिलाया जाए। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो वोटर अपने धर्म के आधार पर बदल जाते हैं, और जो हमारे नेता जो चुनाव में खड़े होते हैं वो भी इसका फायदा उठाते हैं। चुनाव आते ही उनकी बोली ऐसी बदल जाती है ताकि वोट का ध्रुवीकरण हो। धार्मिक चीजें हावी होती हैं, धार्मिक चीजें हावी हो जाती हैं।
चलिए। जब तक वोट बैंक, वोट की राजनीति धर्म के आधार पर होगी, इस इलाके का बदलाव नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। एक पत्रकार की जबानी मैंने आपको सुनाई, आपने कहानी पूरी सुन ली है कि किस तरह से एक पत्रकार जोखिम में जान को डालकर एक खबर लेकर आता है। उसके बाद जब वो खबर चलती है तो उस पर केस दर्ज होगा, और 7 साल से मेराज एक केस को फाइल कर रहे हैं, देख रहे हैं। जब आप अहम बात ये भी सवाल उठा है कि जिस तरीके से अस्तार की जो परिस्थिति है, उस सिचुएशन को इन्होंने बयां किया है वीडियो के जरिए, इनकी बात जो कही गई है आप सुन लेंगे। तीसरी बात मैंने जो नोटिस किया वो ये है कि प्रशासन और पुलिस यहां बिल्कुल गैर जिम्मेदार है। जैसा कि मैं खुद गई थी एसएचओ के साथ, उन्होंने किस तरीके से बात की थी मुझे याद है, और उन्होंने जिस तरीके से जानकारी दी कि आप अगर एफआईआर करने के लिए किसी थाने पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं तो आपको जेब में पैसा डाल करके जाना होगा, तभी आपका केस जो है वो फाइल होगा, एफआईआर दर्ज होगी, नहीं तो आप अपने घर को चले जाएं। अगर आपकी कोई चीज चोरी होती है तो चोर आपको भी बनाया जाएगा, चोर का सहारा लिया जाएगा, वो चोर नहीं है, आप चोर है। यह तमाम मुद्दों का एक पत्रकार, क्षेत्रीय पत्रकार है मेरा, जिन्हें तमाम चीजों को उजागर किया और ध्यान देने की जरूरत है। इन्होंने बार बार ये कहा कि जो जनप्रतिनिधि है उनको एक्टिव होने की जरूरत है, यह रिश्वतखोरी का अड्डा है, इसको बदलने की जरूरत है। यहाँ के जो भी अधिकारी पदाधिकारी, जो भी डीएम है, जो भी सीनियर लीडर हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के तौर पर निभानी होगी, क्योंकि एक पत्रकार अपनी जबानी सुनाया और आप सब सुने किस तरीके से परेशानी आती है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि खबर चलने के बाद कहीं ना कहीं सीमांचल की जनता एक्टिव होगी और सीमांचल के लोग एक्टिव होंगे, सवाल जरूर पूछेंगे। जैसे कि बाढ़ को लेकर आपने कहा कि बाढ़ की वजह से लोग परेशान होते हैं, बेघर होते हैं, बेरोजगार होते हैं, उन तमाम मुद्दों पर एक पत्रकार होने के नाते अपनी पूरी कहानी बयां कर दी है। अब जिम्मेदारी यहाँ के विधायक और एमपी की है, वो इन तमाम जिम्मेदारी पर जरूर ध्यान दें, मंथन करें, क्योंकि सीमांचल वासियों के लिए ही मैं राजधानी दिल्ली से सीमांचल के नब्ज को टटोलने आई हूं, और मैं उन तमाम सवालों को उठाऊंगी जो हमारे पत्रकार बंधु भाई, जो भी यहाँ पर मेरे दोस्त, जो भी उनसे मैं सवाल पूछूंगी। जैसा कि मेरा, जिसे मैंने शुरुआत कर दी है, एक पत्रकार होने के नाते एक पत्रकार से मैंने सवाल पूछा कि आपको क्या कुछ परेशानियां आई हैं, और कई ऐसे पत्रकार होंगे न्यूज़विन के जरिए अपनी बात रखेंगे, और मैं सच का आईना दिखाने के लिए ही राजधानी दिल्ली से सीमांचल का नब्ज टटोलने के लिए आई हुई हूं।